आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। शाहज़ेब जिलानी है एक नए अंदाज से। ओके ठीक है, गूगली है। अच्छा कंफ्यूज कर दिया इनसे। मैं ये जो है आपसे जानना चाह रहा था कि आपने खुफिया टेपें, उनके बारे में पहली दफ़ा कब सुना होगा? यार मैं बताऊँ, मतलब ये जो वन लाइन में जवाब। जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, आपने? मेरे फैमिली में 50 और 60 की दिहाई से ही ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कभी सुनी तो नहीं ना आपने? नहीं, खुद नहीं सुनी। अच्छा, मैंने जो पहली खुफिया टेप सुनी जी, और जो पाकिस्तान की पूरी कौम ने सुनी, वो 90s की बात है। अच्छा, जस्टिस क़य्यूम साहब होते थे, आपको शायद याद है जी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होते थे, खादिम आला साहब, और किसी से उनकी गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो है अपने जंग वाले साहब कि इनको टाइट करना है, या अगर तो वो कह रहे थे जनाब कोई मसला हाजिर है। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद और भी छोटी मोटी टेपें आती रही। फिर आपको याद होगा जज अरशद मलिक जी, ठीक है, जिसने नवाज शरीफ साहब का जो सियासी कैरियर है उसको या तो बिल्कुल ब्लीक कर दिया या करवा दिया गया, वो तारीख़ का हिस्सा है उनकी। अच्छा, अब वो प्रोग्रेस क्या थी, अब वो वीडियो टेपें आनी शुरू हुई, और उसके बाद बहुत सारी आई, साथ साथ धमकियां भी आई कि बस तू चुप कर जा, नहीं तो तेरी वीडियो निकाल लेंगे हम। तो मुझे जॉन साहब का एक शेर उस ज़माने में याद आता था कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। और यही है यार, ये अच्छा सही है। अब जो है इसका, अब फिर आपने वो भी सुना कि ऐवान वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब जो हैं अपने सेक्रेटरी से बातें कर रहे हैं, वो टेप आई। फिर उसके बाद उसी ऐवान वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, वो टेपें सामने। शौकत तरीन की टेपें। अच्छा, मतलब कितनी टेपें अब ये इतनी आ चुकी हैं, और या इतनी आ जाएंगी कि अब ये एक नया नॉर्मल बन गया है। इसलिए आज जो टेप आई, जिस पे आप लोग बहुत मचल रहे थे कि यार इससे लीड करनी चाहिए, और मेरी रिजर्वेशन थी कि भैया ये तो नया नॉर्मल है, ये जो परवेज़ इलाही साहब की टेप आई है आज, उसमें वो मुबैना तौर पे किसी जो है जोजा साहब हैं, उन्हें कुछ कह रहे हैं कि फलाना केस जिसमें मोहम्मद खान भट्टी जो उनके मुतमद ख़ास थे, उनका जो केस है वो एक ख़ास जज जिसका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सिटिंग जज, हम मदलिया का एहतराम करते हैं, इससे आगे बात ही ना करें। अच्छा, तो उनके सामने आप जो हैं वो रखें, तो वो कहता है हाजिर जनाब, कहने लगे वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये है वो। ये जो अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो जस्टिस क़य्यूम की टेप से लेकर परवेज़ इलाही की टेप तक जितनी भी गुफ्तगू इस तरह की होती है, मैं मुतासिब नहीं हो रहा, पंजाबी में होती है, कर दिया हो गया है, मसला कोई मसला नहीं है ना। ये एक है। अच्छा, मैं बाखुदा नहीं इत्तफाक है, तो अच्छा है। अच्छा, अब उसमें एक जो जोजा साहब है, ये कौन है, इसके बारे में एक शुबा ये है कि पाकिस्तान जो बार काउंसिल है उसने भी कहा है चीफ जस्टिस से कि भाई इस मामले की छानबीन की जाए। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ऐसा मौका अल्लाह दे बंदे, उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस से डायरेक्ट कि जी वो परवेज़ इलाही की ऑडियो क्लिप का नोटिस लें, जिसमें वो मुबैना तौर पे कुछ मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के सामने दायर करने की हिदायत दे रहे हैं। तो अच्छा, और अब शुबा ये है कि ये जोजा साहब की तलाश जो है वो है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है जी, उसने भी कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। नहीं, उसमें तो आबिद ज़ुबैरी साहब, क्योंकि उनकी भी एक मुबैना गुफ्तगू है इसके अंदर, वो ये नहीं सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से। अच्छा, अगेन इतनी टेपें हैं कि बंदा घूम जाता है। सो अभी तक मैंने जो हिसाब लगाया, 2 टेपें तो दिन में चल रही थी, एक तीसरी अभी आई है। अच्छा, तीसरी अभी आई है। तीसरी में वो जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जज साहब हैं, उनके साथ गुफ्तगू है, मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब, वो ज़्यादा खतरनाक, उससे वो लगता है
क्लोजनेस कितनी है, अगर ये सही है, क्योंकि आप मुझे दिखाते रहते हैं वो वीडियोस जो चैट जीपीटी और पता नहीं क्या एआई वाली, तो कुछ पता नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता है। ये आप सिर्फ चस्के लिया करें, इसलिए कि आज तक किसी का कुछ नहीं बाल बिका हुआ। अच्छा, किसने टेप किया और किसका टेप हुआ ना ही होना है, क्योंकि देखिए अब ये आपने बात की ना कि न्यू नॉर्मल है, बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। एक और न्यू नॉर्मल है, जैसे कुछ भी होता है मुल्क में तो पहला काम क्या किया जाता है, हुकूमत की तरफ से नोटिस लिया जाता है जी, नोटिस, नॉट नोटिस, नोटिस, ठीक है। इस बात को नोट करें। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई इस तरह की ऑडियो आती है, आवाजें निकलती हैं, इसका फोरेंसिक होना चाहिए। अच्छा, ये कौन करेगा ये फोरेंसिक, पहले तो मुझे कोई ये बता दे, पॉसिबल भी है क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? क्योंकि जहां तक मेरे ऑडियो इंजीनियर से बात हुई है, कहने कि जी एक दफा आपने डॉक्टर करके एक्सपोर्ट कर दिया तो बहुत मुश्किल होता है, आपको ओरिजिनल टेपें चाहिए। अच्छा, वो ओरिजिनल टेपें हैं किसके पास, कौन है ये लोग? अच्छा, फिर हम वो मासूमाना सवाल पूछने लग जाते हैं। एक और चीज भी आप देखें, तारीखी तौर पे सिर्फ एक टेप के बारे में सिर्फ एक सियासतदान ने एडमिट किया कि हाँ ये ओरिजिनल है। वो थी मरियम नवाज की एक गुफ्तगू जो है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है, वो कोई ट्रांसफ़र वगैरह की बात हो रही थी, पुरानी टेप थी। उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ है, ये मेरी ही आवाज़ है, मेरी ही टेप है। बाकी जितने भी हैं वो कहते हैं जी ये तो अच्छा, कुछ थे जो मेरी नज़र में बड़े ऑब्वियसली डॉक्टर थे, जैसे साकिब निसार साहब, आपको पता है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत बड़ा। देखो डैम फंड में तो मैंने मतलब अपने एलिया के जेवर बेच के पहले डैम फंड में लिए थे, इतना बड़ा। अपना कुछ नहीं बेचा, नहीं अपना, मैं पागल हूँ मैं क्या हो गया। तो एनीवे पॉइंट है, दुश्मनों के बेच के मैंने दिए थे, उनको अभी तक पता नहीं है। लेकिन उनकी जो एक ऑडियो आई थी, मुझे याद है कि जी लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, याद है वो, लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। मेरी नज़र में वो क्लियर एक डॉक्टरिंग थी, क्योंकि एग्जैक्ट उसी टोन में, उसी स्पेसिंग, उसी लहजे में उन्होंने वो बात एक कॉन्फ्रेंस में भी की थी, वहां से आपने कट पेस्ट कर दिया था। इसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकता कि ये सही है या ये गलत है। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब जो हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड है, कि भाई मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक मिसिंग पर्सन के हवाले से, उसके कुछ पीसेस निकाल कर इन लोगों ने किए, बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकता है। जहां तक जो इशू है, तो यार देखें, ये हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं और अक्सर सियासी जमातें भी कहती हैं कि जी ये तो उसका जज है, ये उसका जज है, ये उसका जज है, ये मामला चलते रहते हैं। अब जब भी ये ऑडियो आती है तो कोई ना कोई बेचारा एक मासूमाना सवाल ज़रूर करता है कि यार कौन है ये लोग जो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मतलब किसके पास ये सलाहियत है? आप तो नहीं कर सकते ना, मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर, मुझे कोई कॉल आई तो हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लूँ, डिपेंडिंग कि क्या कॉल है। लेकिन कौन होते हैं ये लोग, इनका मैंडेट क्या है? अच्छा, मज़ेदार बात है कि मैंडेट तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, अब और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अभी खान साहब ने एक ख़त लिखा है सदर अलवी का, वो भी एक तरह से रिकॉर्डिंग के बारे में ही है। हाँ, नहीं कॉलम्स है ना, नहीं। अच्छा हाँ, वो रिकॉर्डिंग वाली बात। अच्छा, इसमें भी ना क्योंकि इतनी चीजें आ गई हैं तो बंदा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। कॉलम की जो आप बात कर रहे हैं वो जावेद चौधरी का कॉलम है। मैं जिस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं वो जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बयान किया है, कोटिंग जनरल बाजवा। मसला ये है, देखें वो हम कहते हैं ना, इस हमाम में सारे एक जैसे हैं, सबके पास एक दूसरे के लिए बहुत सारा डर्ट है। हाँ, आई मीन इवन व्हेन जब समझें कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब का बहुत ही ज़बरदस्त एक तालमेल मिला हुआ था, उस वक्त भी वो एक दूसरे को क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है ना? तो ऐसे ही लग रहा है ना, अगर ये बातें सही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो अलायंसेस थे ये टेम्परेरी अलायंसेस थे। एक चीज़ ये हो रही है कि हम में से बाज़ लोग जो है ना वो बड़े एजुकेट हो रहे हैं इस वक्त कि हमारे मुल्क कैसे चलता है, रियासत कैसे चलती है हमारे यहाँ। मुझे सिर्फ इस बात पे ज़्यादा हैरत हो रही है कि खान साहब को इस पर क्यों हैरत हो रही है कि वो रिकॉर्ड हो रहे थे। हमारे यहाँ हर प्राइम मिनिस्टर जो है जब वो पीएम हाउस में जाता है या पॉलिटिक्स में होता है, वो ये मान के चलता है कि उस पर नज़रें हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो कोई भी लाइन से हट के बात करेगा वो उसके खिलाफ यूज़ होगी। हमारे यहाँ जजेस को ये पता होता है। हमारे यहाँ अगर आप पावर स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो आपको पता है कि ये कैपेसिटी किसके पास है, कौन आपको ब्लैकमेल कर सकता है, तो आप वो हरकतें ना करें। उसके बाद भी ये अपेरेंटली ये बाज नहीं आते। सो इमरान खान साहब का अब ये जो है अभी भी सुनी सुनाई बात पे है ना। देखें, आफ्ताब साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, अभी तक बाजवा साहब की तरफ से खामोशी है। साहब की तरफ से खामोशी ही रहेगी ना, क्योंकि वो तो अभी बोल नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं इसमें क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक जो जावेद चौधरी की एक कॉलम आया था उसमें से एक करेक्शन आई थी मेरा ख्याल है फ्रॉम बाजवा साहब की, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था। आफ्ताब इकबाल के केस में अभी तक कोई करेक्शन नहीं आई है। देखिए ये इशू है ना, खान साहब रोज आकर
रगड़ रहे हैं बाजवा साहब को, जो उनके मौसन है। अच्छा, बाजवा साहब भी खुराक दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, हर कॉलम निगार को बाजवा साहब भी तो थोड़ी बहुत खुराक दे रहे हैं। आप बताएं ना क्या करेंगे? मतलब आपके ऊपर रोज एक नई बौछार आ रही है, आपके पास दो ऑप्शन है, चुप करके बैठ जाएं, जैसे आप बोलें कि जी मैं गुमनामी में हुआ, अब मैं नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा, या आप अपने कुछ पसंदीदा फ्रेंडली एंकर्स का मिलके बोले यार मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा दो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने तो कोशिश की थी कि इसको मैं उंगली से पकड़ के मैं चलाऊं, गोद में बिठाऊं, इसको मैं ख्याल करूं, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं, ठीक है मेरे से गलती हो गई। अगेन दुनिया का सबसे बुरा ब्रेकअप हम देख रहे हैं इस वक्त। जी, कौन सा? यही सियासी ब्रेकअप। सियासी ब्रेकअप। अच्छा, इससे ये डॉक्टर्ड हैं या जाली हैं या असली हैं, एक मजमूई तौर पे तस्वीर ये उभरती है कि यार ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है। जी जी, अदलिया, अस्करिया, इंतज़ामिया और पार्लिमानिया, हर तरफ जो हैं आप देखें, और मुझे बड़ा तरस आता है कि ये जो क्लास 62-63 है सादिक और अमीन की, ये बार बार मुझे याद आती है कि यार ये जब भी ये टेपें आती हैं, ये सारे के सारे 62-63 के तहत क्लियर्ड लोग हैं जी, सर्टिफाइड है। हाँ, सर्टिफाइड सादिक और अमीन हैं, और इन टेपों के ज़रिए चाहे किसी तरह की भी हैं, ये जो मसाला है इससे इनके IQ लेवल का पता होता है, और फिर मुझे खौफ लर्जा शुरू हो जाता है कि यार ये वो लोग हैं हर शोबे में जो हमारी किस्मतों के फैसले करने के लिए बैठे हैं। और आप जो हैं वो जो कहते हैं ना कि यार ये फलाना बंदा जो है इसको क्या पता है, ये जो जिसको क्या पता नहीं पता ना, आप उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो किस कदर बर्बादी ला सकता है, और वही लोग जो हैं वो बर्बादी लाते हैं। मैं आपको वो जो टेप की आप बात कर रहे हैं, यू आर 100% करेक्ट। डॉक्टर मुबशर हसन की मैमायर्स जो हैं वो कहीं किसी साहब ने मुरतब की अपने तौर पे, वो कहने लगे भुट्टो साहब जो हैं जब भी उन्हें काबीना के किसी वज़ीर से मशवरा करना होता था, वो कहते थे आओ ज़रा लॉन में टहलते हैं। टहलते हुए वो गुफ्तगू जो भी होती थी। एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये भुट्टो साहब आप ये हर दफ़ा लॉन में टहलना क्यों, क्या मसला है? कहने लगे कि भाई यहाँ एक तो दीवारें नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि हर महीने मेरे बेडरूम से या मेरे ऑफिस से, मुझे उस ज़माने में वो लैंडलाइन होती थी ना, तारों वाले फ़ोन, मुझे जो है डीबग करना पड़ता है, और हमेशा कभी मायूसी नहीं है भुट्टो साहब के, उन्हें कभी मायूसी नहीं, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ जरूर निकल आती है टेलीफोन के अंदर से। मैं भी आपको और सर देखिए इसने तो बहुत काम आसान कर दिया ना। अच्छा, इधर तो आप जो है ये उस दौर की बात है जबकि 71 की वजह से बिल्कुल डीमोरलाइज थी हर इंस्टीट्यूशन, उसके बावजूद भुट्टो जो हैं, और भुट्टो वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एट दैट पीरियड इन 72, 73, 74 में, उसके साथ ये काम हो रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको इससे पहले की भी एक स्टोरी सुना सकता हूँ। अगेन अब ये कहानी है जो मेरे खानदान में मतलब वो जायदाद की तरह ना आगे विरसे में मिलती है। बिल्कुल, थैंक यू। और वो ये था कि मेरे दादा जान की कुछ थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स में, और वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे होते थे। अब वो रहते सिंधी, तो वो सिंधी में अपने मुंशी के साथ, अपने मैनेजर के साथ ये वो तो उन दिनों में पता लग जाता था ना, वो टक की आवाज़ आती थी कि मॉनिटर होता है ना, वो पुराने ज़माने थे यार, इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी उनके पास। तो वो सुनता गया, और ये कहानी मुझे बताई गई है, अब मुझे नहीं पता, मैं मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन अच्छा, तो कॉन्वर्सेशन पूरी खत्म हुई, वो बंदे ने कहा कि सर अगर आप बुरा ना माने, मुझे रिपोर्ट फाइल करनी होती है, अगर आप उर्दू में भी खुलासा दे दें कि आपने क्या बातें की है। अच्छा, वो सिंधी में बात कर रहे थे। अच्छा, अब मैं उन दिनों में जब मैं सुनता था, मैंने कहा स्टोरी बड़ी मजेदार है, लेकिन यार कोई इतना तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अब मैं 100% गारंटी के साथ की स्टोरी मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि हमारी रियासत कैसे चलती है, और इस बात पर ही वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अगर आप ध्यान दें तो हिज़्ब इख्तलाफ के जो कायद हैं उनकी कुर्सी भी, और जो हिज़्ब इक़्तिदार के कायद होते हैं वज़ीर आज़म, उनकी कुर्सी भी लकड़ी की बनी हुई होती है, उसी तरह का कीमती मटीरियल इस्तेमाल होता है। लेकिन जब एक आदमी कायद हिज़्ब इख्तलाफ की कुर्सी पे बैठता है तो उसके दिमाग की और दिल की तासीर बदल जाती है, और जब वही आदमी सेम मटेरियल से बनी हुई वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठता है तो उसके दिमाग की तासीर और दिल की तासीर बिल्कुल उसकी काया कलब हो जाती है।
मौजू वही है जो पिछले सेगमेंट में था, यानी किसने किसकी बात को सुना, क्यों सुना, सुनी अनसुनी कर दी, किसने किसकी फ़ाइल बनाई और उसका मकसद क्या है। खान साहब चूँकि इस मुल्क के सबसे अहम रहनुमा हैं और पिछले कई महीने से, बल्कि 8 महीने से हर सुबह सियासत की स्टॉक एक्सचेंज का रेट चूँकि उनकी रिहाइश गाह से खुलता है, भले वो बनी गाला की रिहाइश हो या जवान पार्क की रिहाइश हो, तो हम ये देखते हैं कि आज खान साहब ने क्या कहा। मौजू की मुनासबत से हम ये जो है एक क्लिप उनका चला रहे हैं जिसमें आप देखेंगे, और बिल्कुल लॉजिकली उन्होंने ये बात की कि आखिर ये एजेंसियाँ, इनका काम तो कुछ और है, ये फजूल के कामों में क्यों पड़ी हुई हैं। ज़रा सुनिए। हम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है, वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसके कोई वीडियो बनाई हुई है। ये किधर होता है? मेरे ऊपर हर किस्म का गन। ये सोचे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के घर, कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। कोई ये कहां होता है? अगर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूं, वो इन्होंने टेप चला दी, वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुल्क से गद्दारी कर रहा हूं? बिल्कुल बजा फरमाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान ने कि जो एजेंसियां हैं, जो उनका असल काम है वो डिविएट करके ब्लैकमेल करती हैं, फाइलें बनाती हैं, वीडियो ऑडियो जो हैं वो टेप करती हैं। अफसोसनाक बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनसे जब ये पूछा गया कि एजेंसियों की इन हरकतों के बारे में आप क्या कहते हैं, हो सकता है कि थैंक यू माय लॉर्ड, नथिंग मोर टू से एज फार एज आई एम कंसर्न। अच्छा ये जरा देखें जी, अगर ये बगिंग जो है ये जनरल फैज वाली आईएसआई कर रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और जनरल है और वो आईएसआई कर रही है तो बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है, हमारे बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। देखिए गुड तालिबान, देखिए बात सुने, मेरी दरखास्त है आप लोग मजमूई मौजू पे गुफ्तगू करें, पर्सन टू पर्सन पर्सनल ना हो। अच्छा नहीं, पर्सनल कौन हो रहा है? नाम ना लें। अच्छा नाम किसी का लिया ही नहीं, नाम आप अपने ज़हन में ले रहे हैं, हमारे डाल रहे हैं। उसूल ये है, आप साबिक लोगों का नाम ले सकते हैं, सर्विंग का नाम नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो ओके, थैंक यू वेरी मच। खान साहब खुद भी ले रहे हैं। देखो मसला पता है क्या है ना, वही बात है ना यार, ये जो उंगली है ना, ये वाली अंपायर की उंगली, कभी कभी वो आपके हक में भी उठ सकती है और कभी कभी वो रिकॉर्डिंग का बटन भी दबा सकती है। हाँ, तो मतलब एक गुड उंगली होती है और एक बैड उंगली होती है, गुड रिकॉर्डिंग होती है, एक बैड रिकॉर्डिंग होती है, और हम यही देख रहे हैं ना। क्यों गलत बात क्यों हंस रहे हैं? आगे चले, मतलब ये तारीखी जुमला है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। आप अच्छा उंगली से आगे, तो हाँ उंगली से आगे निकलते हैं। तो एनीवे, तो ये तो बेसिकली यही है। अब अगेन मुझे एक बात, एक तरह से मुझे खुशी भी होती है, देखिए देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। ये जो आपने पहला क्लिप चलाया था मंसूर का, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब का था। हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, 2 माह कबल दिसंबर में ये बात नहीं, अगर अब ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद है कि ये रियलाइजेशन उस वक्त भी होगी जब ये दोबारा वजीर आज़म होंगे किसी दिन, इंशाअल्लाह ताला। गारंटी नहीं है, उम्मीद ही है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मेरी तो ख्वाहिश है, ख्वाहिश रख सकते हैं हम, उम्मीद रख सकते हैं, मैंने उम्मीद ही रखी है, ख्वाहिश ही रखी है, मैं कौन सा कह रहा हूं। अगर इस बात पे भी ये सारे पॉलिटिशियन जमा हो जाएं, अग्री कर लें। यार आपको याद है जब समीआ खान के सेनेट में वोटिंग हो रही थी जी, और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक पूरा वीडियो बनाया था कि जी सेनेट के बूथ के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा यार, वो देख रहे थे कि कौन किसको वोट दे रहा है, वो देख रहे हैं कौन किसको, किसके पास इतनी रीच है और किसके पास इतनी अथॉरिटी यार 80 रुपए का आता है यार, और किसके पास इसकी मैंडेट है, क्योंकि हमें तो अभी तक किसको जरूरत है इसकी, किसको जरूरत है। हो सकता है किसी सेनेटर ने लगा दिया यार, 80 रुपए का आता है। बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं आप। ठीक है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए ये भी हो सकता है कि एक सिकंदर जमान नाम के शख्स हैं जी, 30 साल की उम्र है उनकी, पीटीआई के वर्कर हैं, खुद मानते हैं, और उन्होंने जब लसबेला में जो क्रैश हुआ था अगस्त पिछले साल, जिसमें
7 फौजी जवान शहीद हुए थे, कोर कमांडर समेत। उसके बाद बहुत ही कोई वाहियात किस्म की ट्वीट्स की थी उसने, लेकिन उस पर आप उनको डांट सकते थे, 3 साल कैद दे दिए। तो ये भी चल रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट तो छोटा लफ्ज़ है। उसकी वजह है कि इनका नाम फजलुर रहमान भी नहीं और मुनव्वर हसन भी नहीं है। क्या नाम है? सिकंदर जमान। हाँ, तो इन्हें मिलनी चाहिए। बात सही है, बिल्कुल। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। तुर्की के ज़लज़ले में अमवात की तादाद अब 40,000 से तजव्वुज़ कर गई है। पूरे शहर तबाह हो गए हैं, लाखों करोड़ों लोग मुतासिर हैं। और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक कुदरती आफत तो आई है, लेकिन इसमें इंसानी करप्शन और गफलत का कितना किरदार था। बहुत बिल्डर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, कुछ मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और अवाम और हुकूमत दोनों का गुस्सा इस वक्त बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ है। जो नायब सदर है फुआद उक्ते, उनका कहना है कि जी हम मिसाली सज़ा देंगे उन बिल्डर्स को जिन्होंने हुकूमत की जो रेगुलेशंस है, जो बिल्डिंग कोड्स जिनको कहा जाता है, क्योंकि तुर्की में बहुत ज़लज़ले आते हैं, तो बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक आपको उसके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आपको बिल्डिंग्स करनी है, उस पर भी बात करते हैं। जिन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की है इन कोड्स की, उनको हम गिरफ्तार करेंगे और सज़ा देंगे। लेकिन लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों है? पिछला जो बड़ा ज़लज़ला आया था तुर्की में, वो था 1999 में इज़मीत में। वहाँ के करीब एक शहर है यालोवा के नाम से, और एक समुद्र के करीब है, एक बड़ा मशहूर रिजॉर्ट टाउन है। वहाँ पर एक कई लग्जरी इमारतें, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो बहुत भारी रकम में लोगों ने ख़रीदी थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जिसके बाद मेतीन कोसाल, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा बिल्डर है और बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बैरन है, उसको गिरफ्तार किया गया जब वो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। जब रेस्क्यू टीम्स 1999 में मलबे में लोगों को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश कर रही थी, तो उनका कहना था कि जब वो सीमेंट को उठाते थे ना, तो वो अपने हाथ में उसको तोड़ सकते थे, क्योंकि उसमें रेत की इतनी मिकदार थी। अच्छा, जाहिर है बहुत शोर मचा, मसाजिद में फतवे दिए गए बाकायदा इन बिल्डर्स के खिलाफ, हुकूमत, अवाम, मीडिया सब पीछे लग गए। और इस दफ़ा फैसला किया गया कि इस बार हम नई रेगुलेशंस लाएंगे ताकि जो नुकसान हो उसको कम किया जाए। आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, आप लिमिट कर सकते हैं। पिछली जो कवानीन आए थे वो आए थे 2018 में, जिसमें कहा था कि आपने हाई क्वालिटी कंक्रीट इस्तेमाल करनी है, आपने मोटे सरिये का इस्तेमाल करना है, और आपने जो कॉलम्स और बीम्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि ज़लज़ले में आप बच जाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस ज़लज़ले की अगर आप मिसाल दें तो हते नाम के शहर में एक रेनेसांस रेजिडेंस नाम की 12 मंजिला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, जो मुकम्मल तौर पर गिर गया। हालांकि उसके इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं वो फिर भी, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल देखें अब फ्लैट गिरा है, हालांकि पीछे की बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं वो खड़ी हैं। इसका जो बिल्डर था वो ज़लज़ले के एक दिन बाद मॉन्टेनेग्रो फरार होने की कोशिश कर रहा था, और इसको तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब ये तो है नई बिल्डिंग्स, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई कोड्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुई। जो मौजूदा इमारतें हैं, अब जाहिर है कि अगर बिल्डर को परवाह नहीं है तो जो वहाँ पे रिहायश पसीर हैं वो तो कह रहे हैं ना कि जी इनके बारे में कुछ करें। तो ये मैं आपको एक और एसर अपार्टमेंट्स की एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये है ज़लज़ले से पहले की तस्वीर, और अब ज़रा दिखाएं ज़लज़ले की बाद की तस्वीर। ये इसका हाल हुआ है। यहाँ पर हर फ्लैट से 28 लाख रुपए लिए गए थे कि इसको हम अर्थक्वेक प्रूफ करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा, अब जाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत है और जो बिल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ज़लज़ले की नौयत इतनी थी कि हाँ कुछ भी नहीं बच सकता था। लेकिन क्या ये सच है? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो अगली तस्वीर है ये कहरामानमरास नाम के एक तुर्की शहर है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हर सब कुछ तबाह है, एक बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी है। अब ज़रा जूम इन करें इस बिल्डिंग पर और आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये है यूनियन ऑफ चेंबर्स ऑफ टर्किश इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, मतलब जो बाकायदा आर्किटेक्ट्स हैं, जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, ये उनकी बिल्डिंग थी और ये मुकम्मल 100% अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक कोड्स बनी है। और आप देख सकते हैं ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। ये पहले की है तस्वीर उल्टे हाथ पर और ये अब की तस्वीर है सीधे हाथ पर, और ये इदारा चला रहा है दिहाइयों से कि जी एक तबाही आने वाली है। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है कि अच्छा मेरी बात हुई तुर्किश सहाफ़ी रजीब सोइलो से और मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि यार इतनी आपकी कानून कवानीन है, इतनी बिल्डिंग कोड्स हैं,
कितना अमल हुआ है? उसने कहा कि सर 90% अमल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक तो बिल्डिंग बन जाती है, फिर हुकूमत की टीम आती है और वो कहती है कि जी ये तो गलत है, फिर हुकूमत एक कानून लाती है जिसको कहते हैं जोनिंग एमनेस्टी लॉ, कि अगर शाहजेब साहब आप बिल्डर हैं, आपने बिल्डिंग बना ली है, हमें पता है और मैं इंस्पेक्टर हूं, मुझे पता है कि जी ये आपकी बिल्डिंग ना हवा के झोंके से भी गिर जाएगी, आपने सिर्फ जुर्माना भरना है और मैं आपको स्टैम्प करके दे दूंगा कि आपकी बिल्डिंग सेफ है। 1948 से लेके अब तक तुर्की ने इस तरह के 20 एमनेस्टीज जारी किए हैं, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्होंने 60 बार पार्लियामान में मोशन प्रेजेंट किया है कि जी इसकी कोई एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट या बॉडी होनी चाहिए। आप इंजीनियर्स को कहें, आप आर्किटेक्ट्स को कहें, ताकि पता तो लगे कि हो क्या रहा है। हर बार तुर्की की जो रूलिंग पार्टी है AKP, उसने इन मोशंस को दबा दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि पिछला जो इस तरह का जो एमनेस्टी था वो थी मई 2018 में, और जुर्मानों में आपको पता है कि तुर्की की गवर्नमेंट ने कितना कमाया है? $2 बिलियन। अच्छा, मतलब इससे कम की रकम के लिए तो हम IMF के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं ना, यहाँ पर इन्होंने और उस पैसे चक्कर बनाने में की $80 बिलियन का नुकसान, और उसमें $80 बिलियन के नुकसान है। बल्कि एक और मजेदार बात कि इस जल्जले के आने से चंद दिन कबल एक और ऐसा कानून पास होने वाला था, ठीक है। और अभी एक वीडियो आई है 2019 की इसी करामानास वाले शहर में एर्दोआन साहब की, जो कह रहे हैं कि जी हमने आपकी सारी बिल्डिंग्स माफ करा दी हैं और अब आप चैन से जी सकते हैं, हमने आपकी तो तमाम मसाइल हैं वो हमने हल कर दिए, और बिल्कुल जितने वहाँ पर लोग मरे हैं तो अब उनके तो कोई मसले बचे नहीं हैं। अब जाहिर है कि एक और बार फिर ये आवाज़ उठाई जा रही है। तो मैं भी पढ़ा था, अल्फ शफक एक बहुत मशहूर सहाफ़ी है, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल रेगुलेशन 1999 के बाद टाइटन की गई थी, लेकिन सिर्फ पेपर पर। जो मंजिलों में क्रैक्स आए थे उन पर हमने चूना लगा दिया, और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि जी ये क्या हो रहा है, कहा था कि जी आप तो गद्दार हैं। अच्छा, ठीक है, अभी भी ऐसा ही होगा। और एर्दोआन साहब अभी अपने मुखालफिन पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस वक्त कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, इस तरह के सवालात आप ना पूछें। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि क्योंकि इतने लोग बेघर हो गए हैं और वो दूसरे शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं, तो किराए की कीमतें भी 100 से 200% यही तो वक्त बढ़ा दी है। तो सारी पूरी दुनिया एक ही है, शरीफ वो है, मौका नहीं मिला। अब ये तो हमने तुर्की की तो बात कर ली, अभी वक्फा लेते हैं। अब इसके बाद जरा आते हैं कि अगर तुर्की का ये हाल है तो पाकिस्तान में क्या सीन है। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक। अभी हम तुर्की के जल्जले की बात कर रहे थे, तो आपको मैं एक स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ। तुर्की में जल्जले क्यों आते हैं? तुर्की में जल्जले इसलिए आते हैं, अगर स्लाइड को प्लीज स्क्रीन पर लगा दें, कि तुर्की के एक अफ्रीकन प्लेट है जो एनाटोलियन प्लेट के अंदर टकराती है, ये आप सीधे हाथ पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या सीन है? पाकिस्तान में अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, ये है ऊपर मुजफ्फराबाद, जो ये स्टार बना हुआ है। यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, और मुजफ्फराबाद जो है वो बिल्कुल उसके एज पर है, इसीलिए वहां पर जल्जले आते हैं। अच्छा, हम कभी कराची में बैठे हुए हैं तो कराची का भी मैं मुख्तसर जिक्र कर देता हूं कि कराची में अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट तीनों का मिलाप है, और उसका जो फॉल्ट है वो कराची के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये कदरन एक स्टेबल इसको फॉल्ट कहा जाता है। मुजफ्फराबाद वाला फॉल्ट स्टेबल नहीं है, और इसका सबूत हमने देखा था 2005 में, जब एक बहुत ही बड़ा जल्जला वहाँ आया था, जिसमें 80,000 से ज़ायद अमवात हुई थी। अच्छा, जब ये हुआ था तो ज़ाहिर है इस पर बहुत बात हुई थी हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अवाम की तरफ से, कि अब जो तामीरात होंगी मुजफ्फराबाद में वो एज़ पर अर्थक्वेक रेगुलेशंस होंगी। तुर्की में भी ये 1999 से ही बात चल रही थी, और हमने देखा है कि उसका क्या हाल बना है। और हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे पाकिस्तान की। तो क्या हुआ है मुजफ्फराबाद में और आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस पूरे इलाके में? हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक नकाश साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम AJK। तारिक साहब, एक मुझे याद है कि कुछ मेरे ख्याल के 2012 में आपसे एक इस पे मजमून भी लिखवाई थी डॉन अखबार के लिए, और यही आपसे सवाल था कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है किस हद तक अकॉर्डिंग टू कोड हुई है और किस हद तक खुला खाता ही चल रहा है। जी तारिक। बहुत शुक्रिया ज़हार साहब। जो पब्लिक सेक्टर की कंस्ट्रक्शन थी उसमें तो मद्देनजर रखा गया है बिल्डिंग कोड,
लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में था उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर 50% लोगों ने बिल्डिंग कोड का ख्याल रखा है अपनी जाती दिलचस्पी लेकर अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, तो 50% लोगों ने जो है इसको सर से टाला है। और उसमें हमारे जो शहरी इदारे हैं और हुकूमतें हैं, मैं समझता हूँ उनकी बड़ी नाअहली है। अगर आप मुझसे पूछेंगे खुदा न खासा अगर हमारे यहाँ दोबारा उसी मैग्नीट्यूड का ज़िलज़िला आता है तो क्या नुकसानात होंगे, तो मैं कहूँगा कि पहले से कहीं ज़्यादा। उसकी एक वजह तो ये है कि ज़िलज़िले के बाद हमने फैसला किया कि हमने एक हैज़र्ड जोनेशन करनी है और लैंड यूज़ प्लान बनाना है, किस इलाके में तामीर हो सकती है, किस इलाके में नहीं हो सकती, कहाँ आप पुख्ता तामीर कर सकते हैं, कहाँ आपने लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने हैं। और लेकिन 18 साल 18 ईयर्स डाउन द लाइन किसी ने उसको पाबंदी का ख्याल नहीं रखा है। आज मुजफ्फराबाद की हालत ये है कि तमाम पहाड़ तामीरात मकानों से भर चुके हैं, कंक्रीट के पुख्ता मकान हैं, फ्रेजाइल माउंटेन्स पे हैं। खुदा न खासा ज़ल्ज़ला आता है, सबसे ऊपर वाला मकान सबसे नीचे वाले मकान को लेकर जाएगा और दरमियान में जितने मकान आएंगे सारे उसकी जद में आ जाएंगे। एक तो ये नुकसान है। और चाइना कटिंग आज भी यहाँ हो रही है। आप मुजफ्फराबाद कभी आए तो आप बड़ा पुल क्रॉस करेंगे, सामने ही आपको पहाड़ कटे हुए नजर आएंगे। बाहर लोग जो है वो दीदा दलेरी से शहरी इदारों की इजाजत से हुकूमत की नाक के नीचे जो है वो उस अहद को वायलेट कर रहे हैं जो हमने अपने आप से किया था कि हमने इस शहर में मुजफ्फराबाद में कोई 30-40 हज़ार डेड बॉडीज उठाई हैं। हम इसको जो है आइंदा इस तरह तामीर करेंगे कि खुदा न खास्ता, चूँकि आपने जैसे अभी बताया भी है कि हम एक उन पे हैं फॉल्ट लाइन पे बैठे हुए, एक्टिव फॉल्ट लाइन हैं, तो हम इधर दोबारा वो नुकसान ना हो। लेकिन मुझे अफसोस का कहना पड़ता है कि हमने इसका ख्याल नहीं रखा। हमारे जो शहर के कंजेस्टेड एरियाज से आज भी वहाँ लोग रह रहे हैं और उन्हीं मकानात की सुपरफिशियल जो है उसकी रेट्रोफिटिंग करके उसके अंदर रह रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत से लोग वहाँ रहने पर मजबूर भी हैं। ज़िलज़िले में ये फैसला हुआ कि हमने 6 सैटेलाइट टाउन बनाने हैं, मुतासरा आबादी को, मुतासरा इलाकों की आबादी को वहाँ से निकालना है। आज 18 साल के बाद सिर्फ 2 सैटेलाइट टाउन बने और उन 2 सैटेलाइट टाउन में भी हमने हर किसी को वहाँ प्लॉट लेने का हकदार करार दे दिया। मसलन कोई साहब पाकिस्तान में एक मुरब्बा ज़मीन के मालिक थे कश्मीरी, वो भी हकदार थे, और जिसके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं थी वो भी हकदार था। नतीजा ये हुआ 10 कनाल वाले का वहाँ प्लॉट निकल आया, एक मरला वाले का नहीं निकला। एक मरला वाला उसी पुरानी जगह पे रहने पे मजबूर है। सैटेलाइट टाउन में 10 कनाल वाले ने 1 लाख रुपए मरला पे हुकूमत से प्लॉट खरीदा, आज वो 5 लाख मरला पे बेच रहा है। तो ये मसाइल जो है तारिक, ये बताइएगा, ये आपने तो मुजफ्फराबाद का जो नक्शा खींचा है उसमें लगता है कि बातें तो बड़ी हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये जो ज़ल्ज़ला आया था उसका ग्राउंड ज़ीरो जो है वो बालाकोट था। उधर भी हमें याद है कि उन्होंने कहा था कि हम नया शहर बसाएंगे, लोगों को रिलोकेट करेंगे। ने एक नया शहर बसाना के देना था। वहाँ का कुछ बताएं, उधर क्या क्या सिचुएशन है? वो यही हाल है? देखिए वहाँ भी यही हुआ है कि बालाकोट बकरियाल में कुछ जगह शायद नाम की है, लेकिन वो अभी तक वो शहर नया नहीं आबाद हुआ है। बिल्कुल इस तरह ही जैसे हमने कहा सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, 18 साल के बाद भी आज वहाँ इक्का दुक्का मकान बने हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि असल मुतासरा आबादी अभी भी वहीं रह रही है। फिर दूसरा ये है कि जो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई ज़ल्ज़ले के बाद, मुजफ्फराबाद में बहुत लोग आए, नीरम वैली से आए, हटिया बाला से आए, इसी तरह बाग में जो है बहुत लोग आए। बाग भी दूसरा मुतासरा शहर था आज़ाद कश्मीर का। इन दोनों जगहों पे आज आपको 1 कनाल जगह भी नहीं मिलती है, कोई पहाड़ आपको खाली नहीं मिलता, कोई नाला, कोई वाटर कोर्स। आप देखिए कि मैं याद कर रहा हूँ कि 18 साल पहले अगर 50% कंस्ट्रक्शन थी आबी गुजरगाहों के साथ, आज 18 साल के बाद 90% कंस्ट्रक्शन है वहाँ। और ये सब कुछ शहरी इदारों की नाक के नीचे होता रहा है। मुजफ्फराबाद में 2 शहरी इदारे हैं, दोनों में से किसी एक के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है। आपने तामीर की, आपकी मर्जी है, अगर आपका दिल करता है तो आप स्टील जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा तारिक भाई अब थोड़ा मासूमाना सवाल है, अगर यही चल रहा है कि जी इंस्पेक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो आपकी बिल्डिंग सही नहीं है, और बंदा कहता है यार ये लिफाफा पकड़ो और फारिग करो और ठप्पा लगा के चल जाओ, यही मामला है जो हर जगह होता है, वहाँ पे भी यही है? जी देखिए, हमारे ये तो कौमी हमारा रिवाज है जी, कौमी रिवाज, ये हमारा कल्चर ही होता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। मसलन जो शहर की पेरीफ्रीज में तो कोई जाता ही नहीं है चेक करने के लिए। ये भी जो कुछ हो रहा है शहर के अंदर हो रहा है, किसी ने पाबंदी की है, तो जो शहर से 2, 4, 5 किलोमीटर के बाहर जो तामीरात हैं वहाँ तो किसी ने पूछना ही नहीं है।
और आपको पता है कि इसका जो, जैसे कि आपने कहा कि बालाकोट से इसका जो ग्राउंड जीरो था, उसके जो इधर सारा इलाका है आपका पटिक्का है, ये नीलम वैली रोड का सारा इलाका, ये सब मुतासिर हुआ है। तो वहाँ जितनी तामीरात हुई हैं किसी ने नहीं पूछा कि आपने कैसे, किसी ने नहीं पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, और अल्लाह ना करे कि दोबारा वहाँ पर ज़लज़ला आए, लेकिन जब आएगा और ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि तारिक साहब की बात हमें याद रखनी चाहिए। जी आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।